हार के डर से जो कोशिश भी नहीं करते वो सही मायने में कभी भी जीत नहीं पा सकते। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। कूटनीति और विकास दोनों पर रहेगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस। वाराणसी में करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात। देहरादून दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे। थिरू सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर को ले सकते हैं उपराष्ट्रपति पद की शपथ। 452 वोटों से दर्ज की बड़ी जीत। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। संविधान की मर्यादा निभाने और जनसेवा को बताया सर्वोच्च संकल्प। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे 11वें सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन का उद्घाटन। बेंगलुरु में जुटेंगे संसदीय लोकतंत्र के प्रतिनिधि। संसदीय आदान प्रदान और सहयोग पर होगा मंथन। बिहार को 7,616 करोड़ की सौगात। भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन का होगा दोहरीकरण। मोका मामुंगेर हाईवे बनेगा 4 लेन। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया का धमाकेदार आगाज। सिर्फ 4.3 ओवर में ढेर हुई यूएई टीम। 27 गेंदों में भारत ने दर्ज की यादगार जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वाराणसी पहुंचे, जहां वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे। इस दौरान वे वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान दोनों नेता विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और सहयोग के संपूर्ण आयाम की समीक्षा भी करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की जाएगी। वाराणसी में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक स्थायी सभ्यतागत संबंध, आध्यात्मिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे बंधनों को रेखांकित करती है, जिसने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और अद्वितीय संबंधों को आकार दिया है। Mauritius had a special relationship with India, as you know, but we want to develop further that relationship. There are many areas now with this global uncertainty that is happening. We need to have further cooperation with India. Mauritius and India has a very special relationship. It's an eternal bond. This relationship will go stronger and stronger whatever happens in the world. भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है।
जी हाँ, बता दें कि 9 तारीख से 16 सितंबर तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे वाराणसी में मुलाकात करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को देहरादून जाएंगे और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें कि शाम को लगभग 4:15 पर प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर उत्तरकाशी, चमोली और आसपास के इलाकों का हवाई निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वापस लौटकर एयरपोर्ट पर ही सभी अधिकारियों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वे एक हाई लेवल बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस वार्ता में दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को सकारात्मक बताया। उन्होंने इस साझेदारी को 2025 से 2029 के संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 के तहत और मजबूत करने का संकल्प लिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की आवश्यकता पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से इस दिशा में हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए इटली के मजबूत समर्थन को दोहराया। उन्होंने 2026 में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए भी समर्थन जताया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई। भारत के साथ बातचीत के अंत में दोनों नेताओं ने आपसी संवाद बनाए रखने और संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोहा पर इजरायल द्वारा मंगलवार को किए गए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बातचीत करते हुए हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की और कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। प्रधानमंत्री ने गाजा में युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थता के प्रयास सहित क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने में कतर द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बातचीत एवं कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों के समाधान के प्रति अपना समर्थन दोहराया और तनाव को बढ़ने से रोकने की जरूरत बताई। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के समर्थन में और आतंकवाद के सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों में विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा है। शेख तमीम ने कतर के लोगों एवं राष्ट्र के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत कतर रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया और पारस्परिक हित के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेता एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में रहते हुए एक साथ सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7,616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें एक परियोजना बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण है, जबकि दूसरी हाई स्पीड हाईवे परियोजना जो कि पूर्वी बिहार की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगी। बता दें कि कैबिनेट ने 3,169 करोड़ रुपए की लागत से 177 किलोमीटर लंबी भागलपुर दुमका रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत परिचालन में आसानी होगी, भीड़ भाड़ कम होगी और 15 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि बिहार, बंगाल और झारखंड को
जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट को अगर हम मैप पे देखें तो बिहार से स्टार्ट होके झारखंड से रामपुर हाट वेस्ट बंगाल में कनेक्ट होता है। ये डिटेल है इसका मैप। इस मैप में आप देखोगे अभी जो मैक्सिमम ट्रेन्स जाती हैं वो भागलपुर से मालदा टाउन होते हुए रामपुर हाट नीचे की तरफ हावड़ा की तरफ जाती है। इस डबलिंग के बाद में भागलपुर से दुमका और उससे सीधा रामपुर हाट की तरफ गाड़ियाँ काफ़ी जा सकेगी। काफ़ी पैसेंजर गाड़ियाँ, मेल, एक्सप्रेस, कई गाड़ियाँ इससे जा सकेगी। और बहुत बड़े जो तीर्थ स्थल है देवघर, उस धाम को भी जोड़ता है ये। और साउथ बिहार को जो बड़ी कनेक्टिविटी चाहिए होती है टुवर्ड्स कलकत्ता, टुवर्ड्स साउथ, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से मिलती है। कई जिले इससे बेनिफिट होंगे, खासकर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बांका, गोड्डा, दुमका और भागलपुर, बांका, इनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिंक बनेगा आने वाले समय में जो हावड़ा, जमालपुर इन सबको कनेक्ट करता है। जैसा आपको बताया, दो बड़े धार्मिक स्थल है देवघर और तारापीठ। इस लाइन से 15 मिलियन टन पर एनम एक्स्ट्रा कार्गो आएगा। काफ़ी सिग्निफिकेंट कार्गो भी इस लाइन से कैरी होगा। जो रेलवे का कार्गो कम होता जा रहा था आज़ादी के बाद से, आफ्टर रीचिंग दैट बॉटम ऑफ 27%, नाउ इट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अभी 29% के आसपास मॉडल शेयर हो गया। Structural development on one of the busiest sections across Indian Railways approved. With the total cost worth more than 3,000 crore, the Union Cabinet has given its nod for doubling the 177-kilometer Bhagalpur, Dumka, Rampurhat railway line section connecting 5 districts in Bihar, Jharkhand and West Bengal. Being an essential route for transporting coal, cement, fertilizers, bricks and stones, the project will boost freight capacity by 15 million tons per annum, easing operations, reducing congestion and enhancing multimodal connectivity and logistic efficiency. The project will connect nearly 441 villages, about 28.72 lakh population, and aspirational districts Baka, Goda, Dumka, providing rail connectivity to tourists and pilgrims of Baba Baidyanath Dham in Deoghar and Shakti Peeth in Tarapeeth, a step towards stronger connectivity and more inclusivity. वहीं सड़क क्षेत्र में बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 82.4 किलोमीटर लंबे मोकामा मुंगेर खंड को 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में मंजूरी दी गई है। इसे हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड यानी कि HAM के तहत बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर और कुल 4,447.38 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यह परियोजना अगले 3 वर्षों में पूरी हो जाएगी। Transforming infrastructure, empowering Bihar. The Union Cabinet has approved a 4-lane Mokama Munger section of the Buxar Bhagalpur high-speed corridor in Bihar on hybrid annuity mode with 82.4 kilometers total project length and total capital cost of more than 4,000 crore rupees. Connecting Mokama Barhia Lakhisrai Jamalpur Munger Bhagalpur, reducing the travel time to just 1.5 hours. And generating over 33 lakh man-days of employment due to increased economic activity in the vicinity of Munger Jamalpur Bhagalpur belt in eastern Bihar. Faster, safer, seamless connectivity for Bihar's future. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थिरु CP राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब उनके पद ग्रहण करने की तारीख भी सामने आ गई है। भारत के निर्वाचित नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 12 सितंबर को पद की शपथ ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शुक्रवार को थिरु CP राधाकृष्णन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। 12 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा वरिष्ठ नेता थिरु CP राधाकृष्णन ने मंगलवार को 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में थिरु CP राधाकृष्णन ने विपक्षी उम्मीदवार को 152 वोटों से हराया था। चुनाव में 788 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया था। थिरु राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले थे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बेंगलुरु में सीपीए भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, आज बेंगलुरु स्थित विधान सौध में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित विशिष्ट जनों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 13 सितंबर को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सीपीए कर्नाटक शाखा के तत्वाधान में राज्य विधानसभा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे और स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। विधान सौध में आयोजित किए जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सभापतियों, अध्यक्षों सहित पीठासीन अधिकारी भी भाग लेंगे। विदेशी संसदों के पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय है विधानसभा के सदनों में वाद विवाद और चर्चाएं, जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश की विशाल जनसंख्या, मजबूत औद्योगिक आधार पर और नवाचार की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में एल्यूमिनियम एक्सटेंडेंट उत्पादों के वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एल्यूमैक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात कही। देश की विकास गाथा में एल्यूमिनियम के महत्व पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस उद्योग में विकास को गति देने की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, अत्याधुनिक अनुसंधान और डिजिटल समाधान एल्यूमिनियम सहित उद्योगों को नया रूप तथा दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत अब दुनिया के शीर्ष एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक बन गया है और इसका निरंतर विस्तार आज देश की औद्योगिक आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है। भारत की जनसंख्या, भारत का घरेलू उद्योग, भारत की सामर्थ्य, भारत की नए इनोवेशन करने की क्षमता और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमारे इंडस्ट्रीज को चलाने वाले उन लोगों की सामर्थ्य आज दुनिया में बड़ी ताकत बनती जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किए हुए और उसके परिणाम दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं। किस तरीके के आप लोगों के प्रयासों से हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और हम स्वदेशी के माध्यम से मेड इन इंडिया के आइटम को दुनिया में बेचने का सामर्थ्य भी रख रहे हैं। यह समय दुनिया में भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर का समय है। ये समय दुनिया के अंदर चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर है। और इस अवसर के माध्यम से हम देश के अंदर नया परिवर्तन कर सकते हैं। और अब बात खेल के मैदान की। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत जोरदार अंदाज में की और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को 9 विकेट से हरा दिया। बता दें कि सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में
टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 9 विकेट से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआती जीत के साथ शानदार धमाकेदार जीत दर्ज की। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम 13.1 ओवर में सिर्फ 57 रन ही बना पाई। जवाब में भारतीय टीम ने 4.3 ओवर यानी कि महज 27 गेंदों में 1 विकेट पर 60 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। कुलदीप यादव ने शानदार स्पिन गेंदबाजी करते हुए 2.1 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट लिए। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 3 विकेट चटकाए और सिर्फ 4 रन दिए। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक एक विकेट लिया। हार्दिक पांड्या एकमात्र ऐसे गेंदबाज रहे जिन्हें विकेट नहीं मिला। यूएई की टीम के 57 रन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ अब तक का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने वर्ष 2023 में अहमदाबाद में सिर्फ 66 रन पर आउट होकर यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब भारत रविवार को ग्रुप ए के दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। और सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।